नमस्कार, ये है देश की बात। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जो हिंसा हुई है, जिसमें 8 मौत का आंकड़ा अब तक सामने आया है, उसने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले की आज संसद तक पहुंची राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है, लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। ममता बनर्जी ने हिंसा के पीछे विपक्षी दलों का हाथ होने के संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक सरकारी कार्यक्रम में ये कहा कि हम सरकार चला रहे हैं, हम हत्या, खून खराबा और बम विस्फोट हो, ऐसा क्यों चाहेंगे। इस तरह की चीज जो सत्ता में नहीं है, उनकी तरफ से सिर्फ सरकार को परेशान करने और हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ममता ने कहा कि वो कल यानी गुरुवार को बीरभूम के रामपुर हाट का दौरा करेंगी। बीरभूम जिले में रामपुर हाट के बोगतोई गांव में मंगलवार की सुबह सुबह करीब 1 दर्जन मकानों में कथित तौर पर आग लगा देने से 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। और ये घटना पंचायत स्तर के नेता, टीएमसी नेता बेदू शेख के कथित हत्या के कुछ घंटों के भीतर हुई है। गुरुवार को बीजेपी सांसदों की एक टीम भी बीरभूम जाने वाली है और गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने भी बीरभूम का दौरा करने का ऐलान किया है। इस पूरे मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने रामपुर हाट इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक टीम आगजनी की घटना की जगह से नमूने इकट्ठा करने के लिए भेजी जाएगी। और हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि कोई सबूत नष्ट न होने दिया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के अंदर स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी निर्देश है कि वहां पे सरकार ये इंश्योर करे कि सबूत न नष्ट हो। इस मामले पर सीएम यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक बार फिर से आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दे रहे हैं। राज्यपाल जो कह रहे हैं उस पर ममता का जवाब आ रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि रामपुर हाट में बर्बर और भयावह नरसंहार हुआ है। ये राज्यपाल का बयान है। ममता बनर्जी का जवाब है कि राज्यपाल का जो बयान है वो राजनीतिक है, इसे किसी घटना से नहीं जोड़ सकते, राज्यपाल ने कहा है। ममता का जवाब है कि संघीय ढांचे के लिए ये रुख सही नहीं है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईटी में बड़े पुलिस अफसर जो हैं वो इस जांच में जुटे हुए हैं और ये जांच जो है वो जारी है। इस हिंसा पर, इस मामले पर दिल्ली में भी खूब बयानबाजी हुई है। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। बीजेपी ने बंगाल में हुई हिंसा का मुद्दा लोकसभा में उठाया। बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर गले में पोस्टर लटकाकर विरोध जताया और केंद्र से दखल की मांग की। तो ममता बनर्जी को इस्तीफे देना चाहिए। उनमें कोई मोरल, उनके राइट नहीं है इस पद पे बने रहने का। हम डिमांड कर रहे हैं, एक तो इसका सीबीआई प्रोब हो, इंक्वायरी हो और उसके साथ सेंट्रल इंटरवेंशन की जरूरी है। इट वाज ए इंटरनल फाइट amongst the families itself। बीरभूम में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में भीड़ ने कुछ घरों में आग लगा दी। खबर है कि इस हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गंडाय गंडाय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशे হয়, गुजराटे হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। इस बीच बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट करके सरकार पर हमला किया है। भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से मैंने रिपोर्ट तलब की है।
मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है। हालांकि यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह मामला आपसी रंजिश का था या फिर इसमें कोई राजनीतिक साजिश थी। राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, खासकर पश्चिम बंगाल में तो यह एक आम बात है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिलता है या नहीं। रही बात भाजपा की, तो वह इस मुद्दे को भुनाएगी ही। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ये राजनीतिक हिंसा है, खास करके पश्चिम बंगाल में ये नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजों के बाद भी हिंसा वहां पे हुई है और उसके पहले भी पश्चिम बंगाल में अक्सर ये खबरें आती रही हैं हिंसा की, जैसे कि जुलाई 2021 में ही भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या हुई। उसके पहले सितंबर में, उसके बाद सितंबर में भी इस तरह के मामले सामने आए। कहीं पे सीबीआई जांच हो रही है। तो कई ऐसे मामले, मैंने सिर्फ एक दो की बात यहां पर की है, पर कुल मिलाकर जो आरोप प्रत्यारोप है, ममता बनर्जी का कहना है कि डेड बॉडी पॉलिटिक्स ना करे भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। और क्या ये राजनीतिक हत्या है, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है? हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चित्रिता सान्याल और जयदीप मजुमदार। धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। चित्रिता सान्याल, जो सबसे पहले जो बयान आया है कि इसको एक पॉलिटिकल मामला बना के इसके ऊपर सियासत न किया जाए, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपसी टकराव का मामला है, तो आपका क्या इसके ऊपर असेसमेंट है? देखिए, पहली बात तो नगमा ये है कि ये एक्चुअली कैसे घटी घटना, कैसे आग लगी, किस वजह से लगी, ये तो एसआईटी या पुलिस का काम है। अनफॉर्चुनेट बात जो है नगमा, ये राजनीति, देखो राजनीति तो हर वक्त होगी। देश में कहीं पे भी ऐसी घटना घटे, वहां पे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में ये राजनीति तो होती है। पर बंगाल की जो घटना है नगमा, इससे एक साफ चीज है कि जो राज्य सरकार है, कोई भी, अगर ये बंगाल ना होके बिहार होती, यूपी होती, तो फिर भी राज्य सरकार की तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मुझे लगता है ऐसे स्थिति में अगर मुख्यमंत्री तुरंत वहां पहुंचती और वहां से तुरंत ही, जैसे वो हर दूसरे चीजों में भी करती हैं कि वहां पहुंच के तुरंत ही डिसीजन देती, तुरंत ही पुलिस बुलवाती, तो बात काफी हद तक मेरे ख्याल से इसकी छवि अलग होती बंगाल के आम जनता के बीच में। बंगाल के आम जनता, अगर आप फेसबुक भी देखें, वहां के ट्विटर्स पढ़े लोगों का, सबका एक ही है कि एक तो ये घटना घटी कैसे, दूसरी बात वहां की पुलिस क्यों इतना लेट पहुंची, या अगर पहुंची तो उनको क्यों रोक दिया गया, इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में है प्रशासन। राज्य सरकार के ऊपर ऑब्वियसली उंगली उठेगी कि कैसे हुआ, ये पुलिस चेक करेगी। तो ममता सरकार जो है वो इस वक्त कटघरे में है। एक तो आप कह रहे हैं कि डिले हुआ है इस मामले में, और एसआईटी गठन करने के बाद ममता बनर्जी को शायद ये लगा कि जांच पड़ताल होगी। अब वो कल जाने वाली हैं, वहां पर बीजेपी का डेलीगेशन भी जाएगा। जयदीप मजुमदार, जो जिस तरह से राज्य सरकार ने इस मामले को हैंडल किया है, क्या उसकी वजह से सियासत और बड़ी है? इसके ऊपर फौरी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह भी कहा जा रहा है कि पहले एक हत्या हुई, कथित तौर पे वो टीएमसी के पंचायत स्तर के नेता थे, और उसके बाद ये घटना हुई, इसलिए इसे जोड़ा जा रहा है। देखिए, ऐसे घटना 1960 से शुरू करके स्पेशली 1977 के बाद जब कम्युनिस्ट सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट पावर में आई, ये चलते, इट्स बीन गोइंग ऑन, हमेशा ये घटना होते हैं। तो ये इसमें राज्य सरकार का ज्यादा, ये अगर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट हिसाब से देखा जाए, इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट से नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं, आपने पहले ही कहा कि ऐसी घटना हो रही है, यानी कि ये पॉलिटिकल वायलेंस से आप मान रहे हैं इसको? आप ये नहीं कह रहे हैं कि इस पे वेट करना चाहिए कि पुलिस जांच पड़ताल हो? ये राजनीतिक हिंसा है एकदम। ये आपस रंजिशी जो है, ये भी पॉलिटिकल वायलेंस है, और ये होते रहता है। इसका जो ये कभी रुकेगा नहीं। अब ये इसमें, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिशियंस जो आपके लाइवलीहुड और लाइव्स जो कंट्रोल करते हैं, स्पेशली गांव इलाके में, ये जब तक रुकेगा नहीं। क्योंकि इसको मर्डर क्यों हुआ था, ये जो शेख जो है, जो डेप्यूटी प्रधान थे, हमें देखना चाहिए उसको क्यों मर्डर, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड हिज मर्डर। रीजंस यही है
कि उसके राइवल्स थे अपना पार्टी में। राइवल्स क्यों थे? क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है रूरल एरियाज में, उसको कंट्रोल करने के लिए राइवलरी हो रहा है। तो ये तो हम वेस्ट बंगाल में हमेशा चलते रहा है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जो कम्युनिस्ट लोग ने लाया है, ये तृणमूल अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और ये रोकने वाला नहीं है। यही बात मैं बोलने वाली थी, जो मजूमदार जी ने भी कहा, एकदम सच बात है। क्योंकि अगर कभी पश्चिम बंगाल में अगर पंचायत के भी इलेक्शंस हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर वक्त ये देखा जाता है कि वहां पे वायलेंस होता है। क्योंकि स्ट्रीट लेवल पे पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है, कॉन्फ्रंटेशन इतना ज्यादा है। और ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात, ये बहुत सालों से ये बात चलती आ रही है। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने के बावजूद ये कम नहीं हुआ है। जबकि उन्होंने, जब ममता बनर्जी आई थी पहली बार 2011 में, उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि इस तरह के पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होंगे। तो जो लेफ्ट के दौरान में पॉलिटिकल वायलेंस देखा जा रहा था, टीएमसी ने उसे कंटिन्यू किया है एक तरह से, वही लोग यहाँ से वहां। और सबसे बुरी बात यह है कि जब तृणमूल के अपने नेता इस तरह के बयान देते हैं कि ये आग जो है सिर्फ और सिर्फ टीवी फट के आग लगी है, और मतलब इस तरह के बयान से रूलिंग पार्टी को पीछे हटना चाहिए। क्योंकि आम जनता जो है, उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो एक सरकार के ऊपर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो घट रहा है। यही वजह है। जी, बीजेपी बनाम टीएमसी है ये मामला। अब जयदीप मजूमदार, यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे संसद में भी इसकी आज इसको लेकर हंगामा हुआ और तमाम तरह के बयान हुए, और बीजेपी का ये मांग है कि इस्तीफा दें ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये जो वो सरकार में है तो वो क्यों करेंगी, ये तो विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, तो ये मामला सीधे सीधे फिर से बीजेपी बनाम टीएमसी वहां पर है। और इसके ऊपर अब लग रहा है कि जो लोकल लेवल पे ये हिंसा हुई है, ये केंद्र पे इसकी राजनीति केंद्र में होगी अब, क्योंकि अब गवर्नर का बयान देखिए, ममता का जवाब देखिए, वहां पे भी टकराव है। जी, और बीजेपी का काम, ऑपोजिशन पार्टी है तो बीजेपी का काम ही है ये करना, वो तो करेगा। ये ऑपोजिशन का काम ही है अपोज करना। एट द सेंट्रल लेवल भी ममता बनर्जी बहुत सारे अपोज करता है। यूक्रेन में क्या भारत सरकार कर रहा है उसको भी अपोज करती है। वो ये सब बात अगर छोड़ के हमें देखना चाहिए जो पॉलिटिकल वायलेंस क्यों होता है हमेशा वेस्ट बंगाल, क्यों ये पॉलिटिकल वायलेंस है। ये जो अगर इस घटना अगर आप देखें, पुलिस ने देर से गए हैं। क्यों देर से गए हैं मैं आपको बता देता हूं क्यों देर से गए हैं। ये पुलिस वाले जो है वो पहले देखते हैं, वो पहले खबर लिए हैं कौन कौन घटना में इन्वॉल्व थे, ये तृणमूल वाले थे या बीजेपी वाले थे, उस हिसाब से इन लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और पुलिस एकदम जो बीजेपी जो कहते हैं, जो पुलिस पहले भी जो ममता कहती थी पुलिस थे सीपीएम का दलदास बोलते हैं इन बंगाली, हाँ, वो अभी भी तृणमूल का दलदास है पुलिस। ये जो कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन जो हुए हर इंस्टीट्यूशन के, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, एकेडेमिया, हर इंस्टीट्यूट ओवर पॉलिटिसाइजेशन जो है, इसके कारण भी ये सब घटना घटती है। जी जी, तो पॉलिटिकल वायलेंस का इतिहास जो रहा है बंगाल में, एक तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्यों, और अब ये बीजेपी बनाम टीएमसी तो होगा ही, क्योंकि जाहिर है कि विपक्ष को इसके पर सवाल उठाएगा, ममता बनर्जी दूसरे आरोप लगाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मजूमदार जी और चित्रिता सान्याल हमारे साथ शामिल होने के लिए। देश की बात में इस वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बीजेपी को केजरीवाल का चैलेंज। तो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक किया जाएगा, और इसके साथ साथ दिल्ली एमसीडी के चुनाव भी टल गए हैं। इस फैसले से आम आदमी पार्टी बेहद नाराज है। मुख्यमंत्री केजरीवाल तो ऐसा भड़के हुए हैं कि बीजेपी को चुनौती दे दी है कि अगर अभी चुनाव हुए और बीजेपी जीती तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव रुके हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली की 3 नगर निगम, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक करने जा रही है, और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में युद्ध चल रहा है। आज ये वाक युद्ध एक नए स्तर पर तब पहुंच गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो वो समय पर एमसीडी चुनाव करवाकर और जीत कर दिखा दे। अगर बीजेपी ये चुनाव जीत गई तो हम
राजनीति छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चैलेंज को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। उसका दावा है कि नगर निगम के चुनाव जब भी होंगे तो चौथी बार लगातार बीजेपी ही वो चुनाव जीतेगी। लेकिन एक अहम बात बीजेपी जरूर कह रही है कि उसके हिसाब से 2-2.5 महीने बाद नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, मैं उस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता। जल्दी ही नगर निगम का चुनाव होगा और चौथी बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि मुश्किल से 2-2.5 महीने का समय लगेगा और चुनाव होंगे। और जैसे मैंने कहा है कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। दिल्ली में फिलहाल नगर निगम के चुनाव तो नहीं हो रहे, इस पर राजनीति जरूर हो रही है और आने वाले कुछ समय तक ये राजनीति इस पर यूं ही चलती रहेगी जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन एक सवाल जो लगातार बना हुआ है वो ये है कि अगर 3 नगर निगम को एक करना ही था तो ये फैसला बिल्कुल तभी क्यों लिया गया जब नगर निगम के चुनाव घोषित ही होने वाले थे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और एक ब्रेक के बाद यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को आगे किस तरह पढ़ाया जाएगा। यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान बहुत सारे भारतीय छात्र जो वहां मेडिकल पढ़ने गए थे वो लौट कर यहां आए हैं, अपने देश वापस आ तो गए हैं, लेकिन अब उनके भविष्य पे सवाल है कि वो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो कर्नाटक के छात्रों के लिए राज्य सरकार स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न रुके। और दूसरी तरफ यूक्रेन के जो कॉलेज थे उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। यूक्रेन से लौटे 700 छात्र स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो रास्ता निकालेगी कि किस तरह एमबीबीएस के अलग अलग वर्ष के छात्रों को स्थानीय मेडिकल कॉलेजों का हिस्सा बनाया जा सके। We have 60 colleges in Karnataka. कर्नाटक में 60 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हमने फैसला किया है कि इन सभी कॉलेजेस में आप अपनी पढ़ाई जाकर जारी रखें। हालांकि हम उन्हें दाखिला नहीं देंगे या अनऑफिशियली वो पढ़ाई जारी रख सकते हैं। Local colleges, of course, it is not going to be officially, admitted or anything. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और पिछले 15 दिन से हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। बहुत स्मूथली चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, जैसे ऑफलाइन यूक्रेन के कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है, इससे छात्र भी खुश है। तो स्मूथली चल रहा है। हर रोज 4 क्लासेस होते हैं हमारे, जो 1.5 घंटे का होता है। और जब तक वॉर सिचुएशन वहाँ पर कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हम लोग का ऑनलाइन चलेगा। गवर्नमेंट को एक चीज देखना जरूरी है कि क्योंकि जो यूक्रेन बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी पूरी पढ़ाई 30 से 35 लाख में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ जो पैसा लगता है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लगता है। तो क्या गवर्नमेंट अगर कुछ सोल्यूशन निकालती भी है तो 30-35 लाख में पढ़ाएगी या 1.5 से 2 करोड़ मांगेगी? क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं वो सब मिडिल क्लास के होते हैं, उनको इतना फीस देना पॉसिबल नहीं होगा। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस प्रैक्टिकल का विकल्प नहीं हो सकते। ऐसे में देखना है कि समिति क्या सुझाव देती है। साथ ही सवाल फीस का भी है, क्योंकि कोई भी कॉलेज मुफ्त में तो छात्रों को पढ़ाएगा नहीं। ऐसे में फीस कौन देगा, छात्र या फिर राज्य सरकार? बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आखिरकार बढ़नी शुरू हो गई हैं। बुधवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बढ़ोतरी कर दी है। पहले 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और इसके साथ अब दोबारा बढ़ोतरी हुई है। और डीजल महंगा होने की वजह से देश में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं।
लगातार दूसरे दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे और महंगा होकर 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर का हो गया। मुंबई में पेट्रोल 85 पैसे महंगा होकर 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 83 पैसे महंगा होकर पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 75 पैसा महंगा होकर 102 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर का हो गया। डीजल की कीमत भी पूरे देश में बढ़ गई है। दिल्ली में डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। आम जनता परेशान है, आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ना, डीजल के पैसे बढ़ना, खाने पीने की चीजों की तो बात छोड़िए, जो आम जनमानस की चीजें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी। गैस सिलेंडर देख लीजिए। सरकार ये भी कहती है कि हमारा नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर, लेकिन नियंत्रण नहीं है तो इलेक्शन के वक्त तक ये क्यों बंद था? जब तक यूपी का इलेक्शन होता रहा तब तक एक पैसा नहीं बढ़ा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ वैसे इसमें भी बढ़ा दिया गया। भैया आम आदमी का तो ये सुनते ही नहीं है। आम आदमी की हालत तो ऐसी कर दी है कि उसके घर में राशन चलाना उसका मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास को के लिए तो ये काम ही नहीं कर रही है ये सरकार। बढ़ती कीमतों के खिलाफ संसद में विरोध बढ़ता जा रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी पर बुधवार को चर्चा की मांग सभापति ने नहीं मानी, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर जमकर विरोध जताया। मुझे लगता है ये लगातार बढ़ाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे जी। इसका असर ये हुआ है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उपयोग की, जैसे दूध है, अन्य चीज़ें हैं, ये सब बढ़ गई। एक दिन में कीमत बढ़ गई सब। जैसे ही डीजल का दाम बढ़ता है तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब के दाम तत्काल बढ़ जाते हैं। आम आदमी को ज़्यादा दिक्कत न हो, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन दिक्कत को कम करने के लिए ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि उस पर सोचे, विचार करे, पुनर्विचार करे और रोल बैक करे। जी 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। इसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें सरकार कोई फैसला नहीं करती है। इसी पार्लियामेंट से आपको याद होगा कि जो फैसला हुआ था, कांग्रेस इसमें थी भागीदार, कि ये कंपनी जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपने इनका फैसला मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होता है, क्योंकि कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट से उनको मिलता है। तो इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से वो समय समय पे तेल का दाम उनको खुद तय करने का अधिकार है। तो इसमें सरकार का कोई नहीं है। इस विवाद के बीच सवाल ये भी अहम हो गया है कि क्या सरकारों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाना चाहिए। 16 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी। इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और दिल्ली सरकार को जाने वाले वैट का हिस्सा 15 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर था। यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में टैक्स का हिस्सा 43 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, यानी 45.48%। पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी करके तेल कंपनियों ने ये साफ संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ट्रेंड के मुताबिक वो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने की व्यवस्था को फिर से बहाल करने की तैयारी में हैं। जाहिर है यूक्रेन संकट अगर और गहराता है और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल अगर और महंगा होता है तो इसका भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।